हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज हम भारत की सुरक्षा संबंधी रणनीति के बारे में पढ़ेंगे। भारत परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही प्रकार की सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करता रहा है, जो उसकी सीमाओं के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 मुख्य तत्व हैं, जो ये समय समय पर बदलते रहते हैं। पहला क्या है? सैन्य क्षमता का सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि। ठीक है, आइए पहले समझते हैं कि सैन्य क्षमता का सशक्तिकरण किस तरह से किया गया है। बच्चों, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से ही वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष करता आ रहा है। जैसे उसने पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़े। कौन से? 1947 से 1948, 1965, 1971 में भी हुआ और 1999 में भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और चीन के साथ 1962 में हुआ था। ये युद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से झेला गया। ठीक है, इसीलिए भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करना बहुत आवश्यक था। इसीलिए इसे मजबूत किया भी गया, क्योंकि भारत जो है चीन और पाकिस्तान जैसी परमाणु शक्तियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत ने क्या किया, वर्ष 1998 में नाभिकीय परीक्षण को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सही ठहराया, और भारत ने पहली बार 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। और सन 2007 में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि अब वह भी परमाणु शक्ति के रूप में एक शक्ति संपन्न एक राष्ट्र बन चुका है। यानी आपको समझ में आया ना कि सैन्य क्षमता का सशक्तिकरण करने के लिए भारत ने क्या किया। 1998 में नाभिकीय परीक्षण किया और 1974 में परमाणु परीक्षण किया। 2007 में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और ये सिद्ध कर दिया कि अब वह भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है। ठीक है, और अब दूसरा जो तत्व आता है भारत की सुरक्षा नीति का, वो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना भारतीय सुरक्षा संवर्धन का महत्वपूर्ण तत्व है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अनुपनिवेशीकरण, निशस्त्रीकरण, एशिया की जो कृषि प्रधानता है या संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो हल करने में एक मंच के रूप में अपनी सहमति दी। ठीक है, भारत ने एक संपूर्ण, स्पष्ट, न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की भी मांग की थी। इसमें भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वो गुटनिरपेक्षता की नीति का था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच को शांति का एक रास्ता दे दिया, क्योंकि जिस समय हमने अपने पिछले लेसन्स में भी पढ़ा है कि एक और अमेरिका महाशक्ति थी और दूसरी तरफ रूस था, लेकिन भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है, और देशों के लिए भी एक शांति का रास्ता तैयार किया। भारत ने सन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 160 देशों ने ग्रीन हाउस गैस को कम कर भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकने के लिए रास्ता बनाने हेतु हस्ताक्षर किए गए। बच्चों, जो ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करके भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकना। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा। भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है वो इसका महत्वपूर्ण तीसरा तत्व है। ये किस लिए है? देश के अंदर जो उभर रही चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए है, चाहे वो पंजाब है, ठीक है, कश्मीर है, नागालैंड है, मणिपुर है, इसमें जो भी आतंकी समूह
काम कर रहे हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसको अपनाकर राष्ट्रीय एकता को स्थायी बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आता है बच्चों आर्थिक समृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आर्थिक समृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें क्या है जनता को गरीबी, दुख, उपस्थित जो भी उनके अंदर जो असमानताएं हैं उनसे ऊपर उठाया जा सके। इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, समाज के कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा कुछ विशेष उपाय किए गए हैं, जिनमें रोजगार सृजन की नई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल परियोजनाएं, आवास और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि जो ये कमज़ोर वर्ग हैं इनको ऊपर उठाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चों वो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है, ये हमारा अलग से टॉपिक है बच्चों। निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि युद्ध के हथियारों का निर्माण अथवा उन्हें प्राप्त करने पर अंकुश लगाना। क्या है? युद्ध के हथियारों का निर्माण और उन्हें प्राप्त करने पर अंकुश लगाना। पहले तो आपको ये समझना है कि निशस्त्रीकरण क्या है। ठीक है। अगर साधारण शब्दों में हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये है कि जो शस्त्र है इनके अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशेष खतरों को कम करना या उन्हें समाप्त करना। इसमें क्या उपाय सुझाए गए हैं कि एक तो हथियारों की सीमा निश्चित कर दी जाए और दूसरा उन पर नियंत्रण किया जाए या उन्हें कम किया जाए। ठीक है। इन हथियारों का उद्देश्य, इन हथियारों का प्रयोग एक आवश्यकता के रूप में किया जाए, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मरक्षा के नाम पर कोई भी देश अस्त्रों को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए कभी तैयार नहीं होता है। ठीक है। जो निशस्त्रीकरण है इसके लिए इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसकी क्या उद्देश्य है। ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है विश्व शांति की स्थापना के लिए। जो निशस्त्रीकरण की धारणा है इसमें क्या है बच्चों, विश्व शांति और सुरक्षा की आशाएं निहित है। कोई भी राष्ट्र की विदेश नीति को अगर जो शस्त्र हैं वो एक सैनिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है युद्ध और संघर्ष की संभावनाएं सदा जीवित रहती है। श्री कोहन के अनुसार निशस्त्रीकरण है ना जो, उसके द्वारा राष्ट्रों के श्रम और मतभेद को कम करके शांतिपूर्ण समझौते की प्रक्रिया को सुविधाजनक और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जरा इस पॉइंट को दोबारा से समझिए कि निशस्त्रीकरण यानी कि अस्त्रों का कम प्रयोग करके, ठीक है, इससे क्या होगा कि राष्ट्रों के श्रम और मतभेद को दूर कर दिया जाए और शांतिपूर्ण समझौते की प्रक्रिया द्वारा सुविधापूर्ण या शक्तिशाली बनाया जा सके। दूसरा है बच्चों राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए निशस्त्रीकरण की जो एक मांग है वो है राष्ट्रीय हित में भी है। ठीक है, क्योंकि आणविक युद्ध की जो भयंकरता है, जो विनाशकारी शक्ति है, सभी राष्ट्रों को क्या करेगी, सर्वनाश की चपेट में ले लेगी। अतः छोटे बड़े सभी राष्ट्र राष्ट्रीय स्वार्थ में अपने अपने अस्तित्व के लिए निशस्त्रीकरण की मांग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। देखो निशस्त्रीकरण के पक्ष में ये आर्थिक जो तर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, जो धन हम शस्त्रों को खरीदने में या बनाने में खर्च करते हैं, उस धन को यदि विश्व के औद्योगिक क्षेत्र में लगा दिया जाए तो मानव समाज की क्या होगी, समृद्धि होगी और आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है नैतिक वातावरण के निर्माण के लिए।
निशस्त्रीकरण नैतिक रूप से आवश्यक है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य और जीवन को रेडियो सक्रियता, धूल या अन्य जो रासायनिक है उनके द्वारा खतरों में डाले। अतः सैद्धांतिक रूप से भी नैतिक आधार पर शस्त्रीकरण का विचार उचित है। नेक्स्ट है आणविक संकट से बचाने के लिए। आणविक संकट से बचाने के लिए आधुनिक समय में जो आणविक युद्ध है और विनाश से बचने के लिए एक मार्ग क्या है? शस्त्रों पर प्रभावशाली नियंत्रण हो या फिर निशस्त्रीकरण हो। या तो हम नियंत्रण करें या फिर निशस्त्रीकरण करें। निशस्त्रीकरण के फलस्वरूप प्रथम तो कोई भी राष्ट्र तुरंत एवं व्यवस्थित रूप से युद्ध छेड़ने में असमर्थ हो जाएगा, और दूसरा राष्ट्रों के प्रति जो देशपूर्ण संबंध है उसमें भी कमी आएगी, और इससे क्या होगा? फिर राष्ट्रीय हितों के पारंपरिक समायोजन के अनुकूल वातावरण बनेगा, यानी कि जो युद्ध की निरंतर संभावनाएं हैं, जो आशंकाएं हैं, वो भी समाप्त होंगी। नेक्स्ट है समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए। निशस्त्रीकरण से विश्व राज्य की स्थापना की संभावना बढ़ेगी, महायुद्ध का खतरा कम हो जाएगा, और राष्ट्र के आपसी विवाद है जो वो बातचीत के द्वारा सुलझ जाएंगे, आतंक के बादल छट जाएंगे, और राष्ट्रों के जो विवाद हैं बड़ी सीमा तक गोलमेज सम्मेलनों में ही हल होने लगेंगे। सबसे लास्ट और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सैनिक गठबंधनों को रोकता है। निशस्त्रीकरण सैनिक गठबंधनों को रोकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सशस्त्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी ना, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक समझौते अमेरिका द्वारा किए गए थे, और इस प्रकार सोवियत संघ ने भी कौन से समझौते किए? वार्सा समझौता किया, जिसके अनुसार उसने सैनिक गठबंधन किया था। परंतु जैसे इसका 1985 के बाद जब गोर्बाचेव और रीगन के बीच निशस्त्रीकरण के संबंध में बातचीत आरंभ हुई, तो ये सैनिक गठबंधन भी टूटने लग गए, और नाटो को छोड़कर सभी गठबंधन समाप्त हो गए थे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो ये निशस्त्रीकरण है वो सैनिक गठबंधनों को भी रोकता है। आई होप बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।